के कान जरूर खड़े हैं। मेजर शाह, आज के वक्त में रुद्रम की जरूरत कितनी है भारतीय सेना को? तो जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा कि रुद्रम की बात चल रही है तो कितनी जरूरत है भारत को रुद्रम की। देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है हमेशा एडवांस करना चाहिए, इसको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन या गाड़ी या लैपटॉप या माइक्रोवेव या फ्रिज लेते हैं, वैसे ही हमेशा एडवांस। जैसे कि अभी कितनी जरूरत है, इसी बात पे याद आता है कि अभी हम 6th जनरेशन के जहाज पे काम कर रहे हैं, कि फाइटर जहाज पे। अमेरिका तो कर ही रही है, चीन ने ऐलान किया था पहले ही 2019 के आसपास कि 2035 तक वो बना देंगे। उसी तरीके से रुद्रम की हम बात करें, रुद्रम यानी कि रोर यानी कि दहाड़ना, जैसे कि एक शेर की तरह जो दहाड़ता है, वो एक सीरीज है, एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक करने के लिए एयर रेडिएशन मिसाइल्स है, जो कि डेवलपमेंट है कि डीआरडीओ इसको डेवलप कर रखा है, और जो कि लॉन्च के एक रेंज ऑल्टीट्यूड की रेंज में लॉन्च करता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। अब डिस्ट्रॉय करता है ये दुश्मन के सर्वेलेंस रेडार्स के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्टेशंस के लिए, उनके बंकरों के लिए, बेसिकली दुश्मन के टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही सटीक, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल के ये इक्विपमेंट मैं बोलूंगा रुद्रम को लेकर आए हैं। अब जब इसको कितनी जरूरत की वजह से ही अब इसको जब मैन्युफैक्चर करेंगे जॉइंटली, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और जो ट्रायल्स और इंट्रोडक्शन के बाद होगा ऑब्वियसली, और जो डीआरडीओ है वो इसने इन्वॉल्व किया अदानी डिफेंस और एरोस्पेस को, जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन के लिए पार्टनर किया उनके साथ, और वो मास प्रोडक्शन के जिम्मेदारी इनकी होगी। अब जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है रुद्रम 2 का, वो मैन्युफैक्चर्ड है अदानी डिफेंस और एरोनॉटिक्स के लिए की फैसिलिटी पे हैदराबाद में। और जो डीआरडीओ की जो लैब है उसके प्राइमरी एजेंसी जो कि कैरी आउट करेगी इनके डिजाइन, डेवलपमेंट और मिसाइल सिस्टम्स, और जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, और जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च डेवलपमेंट है, वो कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इसको डेवलप करेगी, रिसर्च सेंटर इमारत इसको डेवलप करेगी, और जो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है साथ में मिलकर ये काम करेंगे। भारत को बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर भारत एक ग्लोबल पावर है, ठीक है, भारत एक ग्लोबल लीडर है, और अगर जहाँ पे अन्य देश अगर इस पे काम कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी बनाएंगे, हम भी दिखाएंगे। और जैसे कि पहले भी आपने फरमाया, जैसे कि जहां साहब ने भी फरमाया पहले कि चीन और पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है कि भाई देखिए हिंदुस्तान इतना आगे है अपने टेक्नोलॉजी में। और देखिए जब ये 2012 में इसका डिजाइन हुआ, तब डीआरडीओ सामने ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो इंडियन एयरफोर्स की मैं दाग देता हूं, क्योंकि 2022 से लेके अब तक जो इसका रुद्रम का हमने जो एग्जीक्यूशन किया, जो ट्रायल्स करे, जो बहुत ही सक्सेसफुल और घातक हथियार मैं बोलूंगा इसको, और जो सब सिस्टम है, जो लेवल डेवलपमेंट वर्क्स जो आउटसोर्स किया है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स की, उसने मदद करी इंटीग्रेशन, डीआरडीओ आर्म, सुखोई, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुखोई 30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। वैसे ही देखिए नासिक डिवीजन में AKU-58 लॉन्चर मॉडिफिकेशन है, जहां पे जिसने अंडरटेक किया एक्सटेंसिव विंड टनल टेस्ट, जो कि नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनेमिक्स फैसिलिटी डिवीजन, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर में आता है। अब डीआरडीओ ARM का जो रेंज है वो 100 से लेके 250 किलोमीटर की दूरी का है। डीआरडीओ ARM की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जिसने कि इंटीग्रेटेड सिखोई SU-30 MKI और प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म में इसके साथ में आए। अब आप देखिए दुश्मन जब देखेगा कि हिंदुस्तान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या वो हमसे पंगा लेगा? एक हल्की सी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। अगर देखिए, अगर आपको झगड़ा भी मोल लेना है किसी के साथ, और आप देख रहे हैं उसके पास एक घातक हथियार है, अनुमंता, और भाई आम बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या पंगा लेंगे? नहीं लेंगे। हम 100 बार सोचेंगे, हम शायद पीछे भी हट जाए, हम पंगा नहीं लेंगे। बस ठीक उसी तरीके से
हमको रुद्रम की जरूरत थी और जरूरत है, और बहुत ही मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे देश को इसके बारे में जी। ठीक है, और जो उसकी खासियत है वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लंबी दूरी से दुश्मन के लिए कैसे घातक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी इससे वार किया जा सकता है, सुखोई 30 MKI से इससे दागा जा सकता है, बंकर और इमारतों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी तरीके से पकड़ में आ नहीं सकता। वीएन झा सर, चूंकि आप वायुसेना का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त में और आज के वक्त में बड़ा डिफरेंस है, उस वक्त क्या इस तरह की चीज़ों की और उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी? और रुद्रम के आने के बाद अगर मैं कहूँ सीधे सीधे दुश्मन के पसीने कैसे छूटेंगे, क्या क्या टारगेट सेट हो सकता है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या बताएंगे आप सीधी भाषा में, साफ भाषा में, ताकि दर्शक इसे आम भाषा में समझ सकें? रचना जी, आज के दिन में जो बैटलफील्ड की जो डायनेमिक्स है, इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा। कल के जो मिसाइल्स हैं और जो देश आज के दिन में युद्धरत नहीं हैं, उनकी जो पहले की प्रोक्योर की गई प्रणाली है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएगी, क्योंकि यूक्रेन और गाज़ा या मिडल ईस्ट का जो वॉर ज़ोन है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नई डेवलपमेंट हुई हैं कि हम लोग रोज़ के दिन में ये सोचते हैं कि आज के दिन में क्या होगा, आज के दिन में ऐसा कैसा होगा। जब रशिया ने अपनी युद्ध शुरू की थी उन दिनों में 2022 में, उन दिनों की मिसाइल सिस्टम, और 2024 में जुलाई में उन्होंने एक दिन में लगभग 200 मिसाइल्स और ड्रोन छोड़े थे। वो कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। अंतर ये था कि ये जो पिछले साल जो कंसर्टेड अटैक हुआ था रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर में, ये इसमें वो लॉन्ग रेंज जो स्टैंड ऑफ सिस्टम होता है, ये उसमें थी। और ये स्टैंड ऑफ सिस्टम भी जो 2024 में जो उन्होंने यूज़ किए थे, वो 2022 के बनाए हुए थे, डिज़ाइन थे, वो आज के दिन में चेंज हो गई हैं। आज के दिन में ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि ये स्टैंड ऑफ मिसाइल भी इसमें 3-4 सिस्टम्स होते हैं। एक तो मिसाइल के अंदर में ही ऐसी सिस्टम होती हैं जो कि अपनी टारगेट को पहचानता है और फिर उसको अपने हिसाब से अपग्रेड करता है। इसके पकड़े जाने के, इसको रेडार के द्वारा पकड़े जाने या जो एनिमी के एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा पकड़े जाने के पॉसिबिलिटीज हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो लेटेस्ट है वो ये है कि सैटेलाइट द्वारा इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को जो है वो फॉर्म किया जाता है टारगेट पे। तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस को आप ना जैम कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है कि जो आज से 10 साल पहले रशिया के पास था, हमने भी रशिया से ली थी KH-30, KH-58, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हमने लिए थे। और मैंने बताया आपको HARM जो मिसाइल है वो अमेरिका द्वारा F-16 के साथ में उन हर कंट्री को दिया गया था जहाँ पे कि उन्होंने F-16 को बेचा था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत पीछे रह गई है। आज के दिन में जब ये मिसाइल्स को गाइड किया जाता है किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पे, हम लोग तो अभी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बड़ी संक्षिप्त में सिर्फ हिंट दे दूँ कि जो रुद्रम है वो एंटी रेडिएशन है, लेकिन इसी रुद्रम में आप आने वाले दिनों में सुनिएगा कि एक रुद्रम ऐसा बनाया है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी 5 m है, मतलब ध्वनि के 5 गुना वेलोसिटी से वो टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है। तो ये लगभग एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आता है बैटलफील्ड के लिए, और किसी भी कंट्री को इससे जूझना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये चीज़ आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे पहले पास्ट में जितने लोगों ने ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं, ऐसे इफेक्टिव मिसाइल्स बनाए हैं और अपने आर्सेनल में रखे हैं, अगर उसको अपडेट नहीं किया और है हम देख रहे हैं चीन लगातार अब खुद को अपडेट करता है, पाकिस्तान भी उसके रहमो करम पर पलता है और वहां भी अपडेशन होता है। तो मेजर शाह, ये अपडेशन हमारे लिए भी तो मस्ट था ना? बिल्कुल जी, ये अपडेशन हमारे लिए